हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद कपिल सीरीज में। जैसा कि आपको हमने इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बताया भी था कि हम एक नई सीरीज लॉन्च करेंगे टारगेट विद कपिल, है ना, जिसमें हम फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सबके टॉप 5 क्वेश्चन लेकर के उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है और इसके हमने टॉप 5 क्वेश्चन लिए जिसमें हमने टॉप 5 नियम लिए हुए हैं, है ना, जिनमें से ये जो बायोसेवर्ट नियम है ये पिछली बार बोर्ड में पूछा भी गया था। बाकी के नियमों को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कुलाम्स लॉ या कुलाम नियम क्या है। मे भी इस बार बोर्ड में पूछा जा सकता है ना। अच्छा, हम सभी जानते हैं जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब दो समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन सभी के दिमाग में जरूर ये आता है कि अगर उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल लग रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उनके बीच का जो रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी ताकत की वैल्यू क्या है। तो उसके बीच लगने वाले फोर्स के परिमाण को बताने के लिए एक नियम है जिसको हम कुलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। कुलाम्स लॉ स्थिर वैद्युतिकी में काम करता है। ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है ना। ये नियम क्या कहता है इसको समझते हैं। ये नियम ये कहता है अगर कोई दो चार्ज, है ना, अगर कोई दो चार्ज मान लेते हैं, एक Q1 मान लिया और दूसरा चार्ज Q2, यानी अगर कोई दो चार्ज जो निर्वात में एग्जिस्ट करते हैं r दूरी पर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज कितना है, r दूरी पर है और ये सेटअप निर्वात में है, यानी जो पूरा तंत्र बनाया जा रहा है आपके सामने वो निर्वात में है। निर्वात में है इसका मतलब है कि k बराबर 1 होगा। ये कैसे आया, कहां से आया, उम्मीद करते हैं कि आप इस समय तो ये सवाल नहीं पूछेंगे, है ना, क्योंकि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना, हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं और चीजों को अच्छी तरीके से आपको याद करा रहे हैं। ठीक है, तो दो चार्ज हैं Q1 Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस r है और ये निर्वात में स्थित है। निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, अब बात करें अगर ये नियम क्या है, तो नियम ये कहता है कि इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा वो इन चार्जों के जो मात्राएं हैं, उनके मैग्नीट्यूड हैं, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब ये कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, यानी प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होता है। तो फोर्स जो होता है वो उन चार्जों के मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 और Q2, इनके प्रोडक्ट के कैसा है, समानुपाती है। ये आ गया पॉइंट नंबर 1 या पहले समीकरण नंबर 1। दूसरा फोर्स लगने का तरीका ये है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहे हैं वो इनके बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब इस साइन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं तो इस चीज को सीधा सीधा पढ़ देते हैं r स्क्वायर, और ये चूंकि दूरी के वर्ग के इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया है। ये आ गया समीकरण नंबर 2, है ना। अब कुछ करना नहीं, बस इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ध्यान से आप देखेंगे इन दोनों को मिलाने पर दोनों में f कॉमन है, दोनों में f कॉमन और ये वाला सिंबल भी कॉमन है। तो बताओ फिर क्या बचेगा, ये आएगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। क्लियर हो गया ना ये। अब इस साइन को हटाएंगे तो प्रॉपर कांस्टेंट रखा जाएगा और उस कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं। ठीक, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यही वास्तव में कुलाम्स लॉ है। फोर्स है तो जाहिर सी बात है जो मात्रक रहेगा वो न्यूटन रहेगा। क्या रहेगा, न्यूटन। कोई बात दिक्कत की तो नहीं है, SI यूनिट में फोर्स का मात्रक न्यूटन रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे k कौन सी आफत है ना, तो k को लिखना अनिवार्य है। तो आप लिखेंगे यह नीचे जहां k प्रायोगिक नियतांक है। कैसा नियतांक है, प्रायोगिक। तो जाहिर सी बात है इसकी प्रायोगिक वैल्यू भी होती होगी, तो बिल्कुल होती है। तो k की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो कैलकुलेशन करने पर आंसर आता है वो आता है 9 × 10⁹, है ना। अब बात करें अगर मात्रक की, तो मात्रक यहां से निकाल सकते हो। k का हमें मात्रक लिखना है तो k और Q1 Q2 मल्टीपल में रहेंगे, r स्क्वायर यहां आ जाएगा गुणे में, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 बटे में चला जाएगा, इसका भी मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, तो आंसर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, है ना। तो इसका जो रियल मात्रक होगा वो होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में Q1 Q2 बटे में आएगा, इसका मतलब कूलाम स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो K एक प्रायोगिक नियतांक है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और जिसको कैलकुलेशन करने पर आंसर आता है 9 × 10⁹, जिसका यूनिट रहता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। आप इसका विमा भी निकाल सकते हैं, सब कुछ वो अभी हम आगे करके दिखा देंगे। तो हम बताओ इस फार्मूले को आप क्या लिख सकते हैं? क्या हम इस फार्मूले को ये लिख सकते हैं 1 यानी इस K की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा रियल आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। अब बारी है कि एप्सिलॉन नॉट कौन सी आफत है, तो यहां लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका भी एक चूंकि प्रॉपर कांस्टेंट है तो इसकी भी वैल्यू रहती है, कितनी होती है? 8.85 गुणे में 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट इस वाली वैल्यू का ठीक उल्टा होगा, चूंकि K चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह पर, एप्सिलॉन नॉट K की जगह पर आ जाएगा, तो ये वाला मात्रक रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो मात्रक बोलो क्या आ जाएगा? कूलाम स्क्वायर और बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं सभी को बारीकी से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? हालांकि अगर ये नहीं भी याद है तो पेपर में आपको लिखी मिलेगी, टेंशन ना लीजिए। फिलहाल याद है तो आप न्यूमेरिकल वगैरह को जल्दी से पास आउट कर सकते हैं। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस सवाल से या इस नियम से कुछ चीजें और भी पूछी जा सकती, वो क्या है वो भी समझा देते हैं ताकि कुछ बचे नहीं, है ना। इधर इरेज करें क्योंकि ये तो आप देख चुके होंगे। यहां नोट करने जैसा कुछ नहीं है, आप नोट आपकी फेयर में पहले से भी, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और आराम से चीजों को समझना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके विमा लिखने की, है ना। तो ये K की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी? K की। तो K की विमा या एप्सिलॉन नॉट की विमा कभी कभी पूछ देता है, तो चलो ध्यान से देखेंगे। विमा लिखना सबसे आसान काम है, और ये इसके भी पूरे कॉपी में या कह ले सॉरी पूरे पेपर में कम से कम 2 नंबर विमा लिखने के आ जाएंगे। तो यहां पर हम K का विमा देख लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट का विमा देख लेते हैं। तो K का विमा लिखना, किसी भी राशि का विमा लिखना बिल्कुल आसान है अगर तुम्हें कौन सी चीजें याद है? मात्रक याद है ना। और विमाओं में कुछ यूनिट आपको रटने पड़ते हैं, तो हम K का विमी सूत्र लिख रहे हैं, है ना। तो K का विमी सूत्र बोलो तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन की विमा होती है mLt-2। किसी भी विमा को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। मीटर की होती है L, चूंकि मीटर पर स्क्वायर लगा है तो हम लिखेंगे L स्क्वायर, ठीक है ना। और बटे में कूलाम स्क्वायर। कूलाम की विमा होती है AT, क्योंकि Q बराबर होता है IT, है ना। और कूलाम का स्क्वायर तो जाहिर सी बात है इस वाली पूरी का वैल्यू का स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? ठीक। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा mLt-2 और ये हो जाएगा L स्क्वायर, और जो नीचे वैल्यू होगी वो होगी A स्क्वायर T स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहां तक जरूर आया होगा। अब क्या करना है आपको? नीचे वाले अक्षरों को ऊपर ले जाना है, और ऐसे में आप जानते हैं कि घातों के जो साइन होते हैं वो पलट जाते हैं। तो नीचे सब प्लस में है, ऊपर जाएंगे सब माइनस में हो जाएंगे। यानी K का जो विमी सूत्र आएगा ML, ये तो एजिट रहेंगे, और चूंकि L स्क्वायर और L है तो ये हो जाएगा L क्यूब, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है जब आधार समान हो। तो L आधार समान है तो 2 और 1 घात कितनी हो जाएंगे? 3 घात। यहाँ पर t की घात -2 है और नीचे की घात t की घात +2 है। अगर ऊपर नीचे घातें सेम होती तो हम काट देते हैं, पर अगर सेम नहीं है तो फिर जुड़ घट जाती है। तो नीचे प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर है तो ऊपर a -2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं जरूर समझ आया होगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा जो होगी वो इसी की तो ठीक उल्टा होगी ना। तो इसी की घातें पलट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो m पर कितनी घात है? प्लस की 1 घात है, तो हम लिखेंगे m-1। l पर 3 घात है तो l की घात लिखेंगे -3। t पर -4 घात है तो t पर +4 घात लगा देंगे। a पर -2 घात है तो a पर +2 घात लगा देंगे। तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी,
ठीक है ना। तो ये K की विमा और ये एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये कौन सी आफत है वो सामने आपके लिखी है। इससे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है और वो ये है कि कूलाम नियम का सदिश रूप लिख लीजिए, है ना। तो सदिश नियम लिखने के लिए जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, इस चीज को भी समझ लीजिए आप। वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में लिखते हैं R क्यूब, ठीक है। और यहां पर लिखते हैं यूनिट वेक्टर R, ये है x का वेक्टर फॉर्म न्यूटन, और न्यूटन की विमा क्या होती है mLT-2, ठीक है ना। तो जो छोटी मोटी जितनी भी चीजें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब आपको अच्छे से बता देंगे। वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब, और ये R यूनिट वेक्टर के लिए लिखा जाता है, जिसमें ध्यान से तो R से R कैंसिल आउट होगा तो अगेन R स्क्वायर ही आ जाएगा, यूनिट न्यूटन आ जाएगी, और जो विमा आएगी वो mLT-2 आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब दूसरी एक चीज वो याद होगी मेरे ख्याल से आपको, ध्यान से देखें क्या, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इन दोनों के बीच होगा प्रतिकर्षण, क्या होगा प्रतिकर्षण। वहीं अगर ये दोनों चार्ज निगेटिव हैं तो इन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण ही होगा, बात क्लियर होगी ना। और वहीं पर अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो इनके बीच होगा आकर्षण। ये पूरी कहानी थी किसकी, कूलाम नियम की, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं गॉस नियम की। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा और आप बेहतर कुछ सीखेंगे, ठीक। और मुझे मॉडल पेपर से कहीं अच्छी ये क्लास लग रही है, ठीक। अगला है गॉस नियम। गॉस नियम क्या कहता है, गॉस नियम एक्चुअल में बंद पृष्ठों के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है, बंद पृष्ठों के लिए। हम सभी जानते हैं जो चार्ज होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती रहती हैं, पर अगर हम ये कहें कि किसी सरफेस पर ढेरों चार्ज है, मतलब बहुत सारे चार्ज रखे हैं, तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी एक जैसे मान लीजिए ये वाला सरफेस है, जो बोर्ड है एक सरफेस मान लीजिए, यहां पर ढेरों चार्ज है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे निगेटिव चार्ज है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि यहां से फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो यहां से फ्लक्स कितना गुजरेगा इस चीज को बताने के लिए कौन सा नियम यूज करते हैं, गॉस नियम। गॉस नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ काल्पनिक रहता है, ये बात हमेशा याद रखनी है, इसी बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ जो कि काल्पनिक रहता है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में बंद कुल आवेश Q का, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस नियम, गॉस लॉ। तो विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, फाई और सफिक्स में छोटा सा ई बना लेते हैं ताकि हमें पता चले इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि आपने चुंबकत्व में चुंबकीय फ्लक्स पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो फाई बराबर Q, बंद चार्ज Q है ना, और ये वास्तव में जो Q है वो नेट है, मतलब टोटल चार्ज जितना भी उस पृष्ठ में उसका सम ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। Q0 इंटू 1/ε0, यही तो बोला गया है, यानी बंद चार्ज Q का 1/ε0 गुना होता है। तो हमने Q को 1/ε0 से गुणा कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q/ε0, जो वास्तव में ये वाला Q है वो सम ऑफ चार्ज है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा Q, जो कि सभी चार्जों के औसत को दिखाएगा। समझ में आ गया नहीं, सिग्मा Q/ε0। इस Q का सिंपल मतलब ये है कि बहुत सारे प्लस चार्ज हैं इसमें और बहुत सारे माइनस चार्ज हैं, यानी इस Q को वास्तव में ऐसे लिखा जा सकता है Q1 + Q2 + Q3 - Q4 - Q5 अप टू डाटा ढेर सारे चार्ज हैं। क्या बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, ये सम ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। तो फाई बराबर सिग्मा Q/ε0, और तुमने फाई का एक फॉर्मूला और भी पढ़ रखा होगा EDA, क्या पढ़ रखा होगा EDA। तो वास्तव में फाई ई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बंद पृष्ठ के साथ समाकलन का साइन लगा सकते हैं E.DA, है ना, याद होगा। तो ये दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है ना, इसलिए जो जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है तो हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं क्योंकि ये वाली राशि अदिश है, ठीक है। और यही चीज किसके बराबर है, Q/ε0। बात समझ में आ गई सभी को, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात कर लेंगे इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या कह ले, हाँ ये लिख लो वोल्ट प्रति मीटर लिख लो, इसका मात्रक क्या लिख लो, वोल्ट प्रति मीटर। अब अगर हम इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिखें, यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं, और इसका मात्रक लिखेंगे मीटर स्क्वायर,
तो बताओ मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब मात्रक जो आएगा वो आ जाएगा वोल्ट मीटर। क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर, है ना। ये चीज ऐसे बताने के लिए लिखी थी हमने। अब बात करेंगे इसका विमा, यानी इसका विमी सूत्र क्या लिखेंगे। तो वोल्ट की विमा क्या होती है, तो वोल्ट की हमें विमा नहीं पता है, पर याद करो वोल्ट किसके बराबर होता है, तो V बराबर तुमने पढ़ा होगा W/Q, यही तो वोल्ट है। तो ध्यान से देखो, तो ये जूल बटे कुलाम, ये जूल बटे कुलाम है। तो हम जूल और कुलाम की वैल्यू तो जानते हैं ना विमा में। तो बताओ जूल की विमा क्या होती है, जूल की विमा होती है ml²T-2 और बटे में कुलाम, कुलाम की विमा होती है 80, जो कि अभी बताया भी था। तो ये जो अभी विमा आपके सामने लिखी वो वोल्ट की लिखी है, इनटू में मीटर, मीटर की विमा होती है L। क्लियर हो गया? अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये विमा निकलेगी फाई की, m L² L से गुणा करेगा तो हो जाएगा L3, और T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। ठीक है ना। और इन सबको याद रखना हमेशा, विमा ऑलवेज बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो जो फाई की विमा आएगी ml³ T-3 A इनवर्स आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया ना। ऑलवेज याद रखना है, ये हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही काम करता है, ये खुले पृष्ठों के लिए कार्य नहीं करता। अगली एक चीज, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसकी बहुत सिंपल पहचान ये है कि जब दो वेक्टर राशियां गुणा करें और उनका जो प्रोडक्ट है वो अदिश हो तो हम उनके बीच डॉट लगाते हैं। इसीलिए तुमने पढ़ा होगा, जैसे जो फाई का रियल फॉर्मूला है वो तुमने ये पढ़ रखा होगा, EA cos थीटा। क्या पढ़ा होगा? EA cos थीटा। क्लियर हो गया ना ये, क्योंकि ये सदिशों का अदिश गुणनफल लिखा है, जो कि तुम्हें बेसिक फिजिक्स कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। क्योंकि दो वेक्टर राशियां गुणा करने पर दो आंसर दे सकती हैं, वो राशि आंसर अदिश भी हो सकता है और वो सदिश भी हो सकता है। तो जब अदिश होता है तो डॉट लगाते हैं, और जब सदिश होता है तो क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर A क्रॉस B बराबर AB sin थीटा। ठीक है, तो ये कुछ लिखने के टर्म होते हैं, इन्हें आप हमेशा के लिए याद करिएगा। ये तो बेसिक फिजिक्स है। ठीक है, हमने इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। और सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड के सामने लिखे मिलेंगे आपको, है ना। तो बार बार ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी कि क्वेश्चन कौन सा है। समझ में आ गया ना। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि उधर लिखा हुआ है गॉस नियम के नाम से, सॉरी ओम नियम के नाम से, यानी पॉइंट नंबर 3। अब ओम्स लॉ क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच वोल्टेज अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें? वोल्टेज, तो उसमें धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है? धारा। इस वोल्टेज और धारा के बीच के संबंध को एक वैज्ञानिक ने बाय नियम प्रस्तुत किया, जिनका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। बात क्लियर हो गई ना। यानी जब किसी चालक सिरों को हम वोल्टेज लगाते हैं या उनके सिरों के बीच वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होने लगता है। इस के संबंध को एक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, जिसका नाम क्या है? ओम, है। तो हम इसका नाम पड़ गया ओम नियम। ओम नियम कहता क्या है वो देख लीजिए एक बार, ओम्स लॉ। क्लियर हो गया नहीं? तो पहली बात आपको बता दें, जो ओम्स लॉ है वो सरल सर्किट के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए ओम्स लॉ काम नहीं करता है। ठीक है ना। तो ओम्स लॉ सिंपल सर्किटों में काम करता है, और ये नियम ये कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था हो, जैसे ताप है, दाब है, आयतन वगैरह को परिवर्तित ना किया जाए, कहने का मतलब स्थिर रखा जाए, तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। बस यही नियम है। यानी ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी सर्किट के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात है वो सदैव एक कांस्टेंट को शो करता है, मतलब वो नियतांक होता है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉपर अक्षर को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R। क्लियर हो गया नहीं? तो जो R है ये प्रतिरोध को शो करता है। किसको शो करता है? प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को। यानी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो उस चालक के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई ना? ठीक। अगली एक चीज इंपॉर्टेंट वो ये कि इसका विभव और मात्रक क्या होगा, तो R बराबर V/I। तो V का मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। SI यूनिट में इसका एक यूनिट और भी है, और वो है ओम के नाम से। किसके नाम से? ओम के नाम से। और इसके लिए तो सिंबल भी यूज किया जाता है कुछ ऐसे। बात क्लियर हो गई ना? ठीक। अब बात करें अगर इसकी विमा की, तो वोल्ट की मुझे विमा नहीं पता, अभी भी तुमने बताया था कि जिसकी विमा नहीं पता उसका बेसिक मात्रक याद करो।
तो जो वोल्ट है वो वास्तव में W/Q के बराबर है। मतलब ये तो वैल्यू जूल बटे कूलाम लिखी है यार। इसका मतलब है जहां पर वोल्ट लिखा है वहां पर हम जूल बटे कूलाम लिख सकते हैं, यानी वोल्ट को हम जूल बटे कूलाम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बताओ फिर क्या लिखें, जूल बटे कूलाम लिखेंगे। तो जूल की विमा बोलो क्या होती है, जूल की विमा ml²T-2 होती है, कूलाम की AT होती है, और यहाँ ए सवाल में पहले से ही लिखा हुआ है। अभी अभी जो हमने आपके सामने विमा लिखी है वो वोल्ट की है, पर एम्पियर भी तो पहले से लिखा है यार, तो एम्पियर की विमा ए होती है। बात क्लियर होगी ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे, अपना आंसर देखने को मिलेगा। तो बताओ हम इसे क्या लिख सकते हैं, ml²T-2, नीचे टी है, प्लस की एक घात में, ऊपर जाएगा -1 घात में हो जाएगा, तो -1 -2 -3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा ml²T-3, और नीचे ए की गुणा करेंगे a² हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो a की घात -2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। ये रहा आर का विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। क्लियर हुआ ये? ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ और, कि कुछ दो अपने सर्किट पढ़ रखे होंगे, जिन सर्किटों में ओम्स लॉ कैरी होता है, मतलब ओम्स लॉ वर्क में रहता है, उसे हम ओमी सर्किट के नाम से जानते हैं, और जिसमें ये काम नहीं करता है उनको हम अनओमी सर्किट बोलते हैं। ठीक है, यानी वे सर्किट जिनमें वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है उन्हें हम ओमी सर्किट बोलते हैं, और जिसमें यह अनुपात कांस्टेंट नहीं रहता है उन्हें हम अनओमी सर्किट बोलते हैं। चलो उनका हम एक छोटा सा ग्राफ भी दिखा देते हैं आपको, ताकि चीजें विजुअलाइजेशन होता रहे आपको, है ना, आपका भेजा चमक जाए, ऐसी क्लास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक तो ओमी परिपथ और दूसरे सर्किट होते हैं अनओमी। इन दोनों में बहुत सिंपल डिफरेंस ये है कि वे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओम्स लॉ को कैरी करते हैं उन्हें ओमी सर्किट बोलते हैं, और जो फॉलो नहीं करते उन्हें अनओमी सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब ओमी सर्किट के लिए जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। कैसा बनता है? लीनियर बनता है। मतलब अगर हम यहां पर वोल्टेज की रेखा ले लें और यहां पर आई करंट की रेखा ले लें, ठीक है ना, यानी जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो इन्हीं बिंदुओं के साथ करंट भी वैसा वैसा बढ़ता चलेगा, है ना। यहां पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पर वैल्यू करने का कोई खास मतलब नहीं है। यानी ये सब बराबर बढ़ेंगे तो इसका मतलब जो आर का ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, यानी जो आर होगा वो V/I के रूप में होगा, और इस ग्राफ को बोलते हैं लीनियर ग्राफ। समझ में आ गया ना। तो ओमी सर्किट में जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, पर जो अनओमी सर्किट होते हैं उनमें लीनियर नहीं बनता है। कैसे? V और I, इधर हमने I मान लिया और इधर हमने V मान लिया। इन सर्किटों में क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा नहीं बहेगी। शुरुआत में लगभग बराबर चलते हैं, यानी वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ धारा भी चल रही होती है अच्छे से, पर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है पर धारा नहीं बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है पर धारा नहीं बढ़ रही है। बस समझ में आ गई ना। ऐसे में जो ग्राफ बनता है वो अलीनियर बन जाता है, मतलब वो लीनियर नहीं होता है, मतलब वो आरेखी ग्राफ हो जाता है। और यहां पर जो ग्राफ बनता है वो कुछ शुरुआत में तो बिल्कुल सीधा चलता है, फिर बाद में एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, मतलब बड़ी तेजी से बढ़ जाता है। तो वो जो आर है वो वास्तव में V/I के टर्म में नहीं चलता है। ऐसे सर्किटों को बोला जाता है अनओमी सर्किट, है ना। और ये वाला सर्किट जैसे टार्च वगैरह के जो बल्ब होते हैं उनमें वर्क करता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे। और ये वाला जो सर्किट है वो धातुओं के लिए है, जो ओमी सर्किट है वो किसके लिए? धातुओं के लिए, यानी वे चालक जो धातु होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ओम्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किरचॉफ लॉ की। अभी भी हमने एक लाइन आपके लिए बोली थी कि अगर सर्किट सिंपल है तो सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए कौन से नियम का इस्तेमाल कर लेते हैं? ओम्स लॉ के। पर अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए, जटिल सर्किट हो जाए, तो जटिल सर्किट को सॉल्व करने के लिए किसके नियम अप्लाई करते हैं? किरचॉफ नियम, ठीक है ना। और किरचॉफ नियम दो है, किरचॉफ नियम दो है। तो हम किरचॉफ नियम जब पढ़ेंगे तो अपने को दो नियम पढ़ने पड़ेंगे, तो हम ए और बी करके पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला नियम है वो संधि का नियम है, जंक्शन रूल। कौन सा रूल? संधि नियम, यानी किरचॉफ का ये पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है संधि रूल। समझ में आ गया ना। तो अगर पेपर में पूछे जाते हैं किरचॉफ के नियम लिखो, तो याद रखना कि आपको दोनों नियम लिख करके आने हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है अगर वो सीधा सीधा कहते संधि नियम लिखो तो आपको एक ही लिखना है। क्लियर हो गया ना ये? ठीक। अब संधि नियम ये कहता है कि परिपथ के किसी जंक्शन पर जो ज्वाइंट है
उस जॉइंट पर जितने भी लाइनें आई हैं, जितनी भी लाइनों या जितने भी तारों से करंट आया है, उनके आने वाली करंटें और वहां से जाने वाली करंटें इक्वल रहती हैं। मतलब उनका जो बीजगणितीय योग है वो ऑलवेज जीरो रहता है। मतलब ये है कि अगर किसी जंक्शन पर, मान लेते हैं ये किसी परिपथ का जंक्शन है, कोई पॉइंट है जहां पर बहुत सारे तार आकर के मिल रहे हैं या बहुत सारे तार करंट ला रहे हैं और बहुत सारे तारों से करंट जा रही है। क्या समझ में आया? चलो, जो करंट आ रही है उनके लिए कुछ नाम ले लें, तो I1, I2, I3। यहां से जो करंट जा रही है उसको हमने लिख लिया I4, I5, और इस वाले पॉइंट के लिए हमने नाम दिया J फॉर जंक्शन। क्लियर होगा ना? यानी ये वाला जो पॉइंट है वो जंक्शन के लिए काम कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं और बहुत सारी धाराएं जा रही हैं। हमने कुछ नाम भी आपके सामने लिखे हैं। तो I1, I2, I3 ये सब आने वाली करंट है और यहाँ से I4 और I5 नाम की करंटें जाने वाली करंट है। बात क्लियर हो गई ना? ठीक। अब ये रूल ये कहता है कि परिपथ की किसी भी संधि पर, ये संधि है, परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य का मतलब है कि सम ऑफ करंट वो कितना रहता है? जीरो। बस यही रूल है, संधि रूल है। समझ में आ गया सभी को? यानी परिपथ के किसी भी संधि पर या किसी भी बिंदु पर कह सकते हैं, मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य रहता है। ठीक है ना? अब इसमें कुछ चिन्ह परिपाटी भी आपको याद करनी पड़ती, वो ये है कि जितनी भी करंट जंक्शन पर आ रही हैं उनके लिए तो हम प्लस साइन यूज करेंगे और जो करंट यहां से जा रही हैं उनके लिए हम निगेटिव साइन यूज कर लेंगे। जैसे ये करंट आ रही तो हमने प्लस लिखा, ये प्लस लिखा, ये प्लस लिखा, और ये चूंकि दोनों करंट यहां से निकल रही, हमने इसको माइनस लिख लिया। ठीक है ना? तो अब इसके हिसाब से इसको लिखना, तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो करंट जंक्शन पर पहुंच रही है उन्हें पॉजिटिव लिखना है और जो जंक्शन से निकल रही है उन्हें निगेटिव लिखना है। ठीक है ना? तो बताओ क्या लिखें? माइनस I4 माइनस का I5 इक्वलेंट 0। बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, ये माइनस के उधर ले चलिए प्लस के हो जाएंगे, I4 प्लस I5। बस ये कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है? दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां इस पॉइंट पर किसी भी प्रकार के आवेश का कंजर्वेशन नहीं होता है। मतलब यहां पर अगर स्टेडी करंट है तो आवेश का संरक्षण नहीं होता है। ठीक है ना? मतलब यहां पर कोई आवेश रुकता नहीं है। इस प्रकार इस नियम के लिए एक और भी नाम है, या ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है? तो ऑलवेज याद रखना बाबू, ये आधारित है आवेश संरक्षण पर। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। और इसे धारा नियम भी कहा जाता है। तो जितने भी एक्स्ट्रा नाम है उनको भी याद करते चलिएगा। तो संधि नियम या इसे धारा भी नियम कहते हैं, और ये किरचॉफ का पहला नियम है। और ये किस पर संरक्षण या किस संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये हो गया किरचॉफ का पहला नियम। अब बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की, और उसे बोलते हैं पास का नियम या बंद पास का नियम। बी नंबर डाल के पढ़ लेते हैं, बंद पास का नियम। ठीक है? बंद पास का नियम, या इसे वोल्टता का भी नियम बोल देते हैं। ठीक है? बंद पास का नियम क्या कहता है? बंद पास का नियम ये कहता है कि परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल या उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के या विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये नियम है बंद पास का नियम। यानी ये नियम का फार्मूला ये है, सिग्मा बन जाए भाई, IR बराबर सिग्मा E। ठीक है ना? I करंट है और R करंट के संगत रेजिस्टेंस है और E उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल है। सब में सिग्मा लगा, इसका मतलब है कि सब प्लस और माइनस के टर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है? इसको अप्लाई करने का भी तरीका आपको समझा देते हैं। तो हम एक सर्किट को क्रिएट कर देते हैं यहां पर और फिर आराम से नियम अप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे,
एक सेल लगाया और इस सेल के साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक दूसरा सेल लगाया और इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस लगा लिया और एक आउटर रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, बस कंप्लीट हो गया सर्किट। नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इस रेजिस्टेंस का नाम रख लेते हैं, चलो स्मॉल आर लिख लो चाहे कैपिटल आर लिख लो, इसमें कोई आफत नहीं है। ठीक है ना, हमने इसका नाम R1 लिख लिया, इसका नाम R2 लिख लिया और इसका नाम R3 लिख लिया। ठीक, अब ध्यान से देखें, ये माइनस है ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट इधर चलेगा। इस करंट को हम I1 नाम दे देते हैं, क्योंकि इस सेल को हमने मैग्नीट्यूड में E1 मान लिया है, इस सेल को मैग्नीट्यूड से हमने E2 मान रखा है। ठीक है ना, तो यहां से करंट यहाँ सेल का नाम विद्युतवाहक बल E1 है, करंट प्रोड्यूस हुआ I1 और इस वाले से मान लेते हैं करंट का मैग्नीट्यूड I2 है। ठीक है ना, अब पास क्रिएट करना कैसे होता है वो चीज ध्यान से समझते हैं। ध्यान से देखो, पास का यही तो मतलब है कि उसमें एक सेल हो एक रेजिस्टेंस, बस कहानी इतनी है, एक सेल हो और एक रेजिस्टेंस हो। ठीक है, और सर्किट कहीं से टूटा ना हो। ठीक, अब ध्यान से सुनना, तो ध्यान से, तो ये वाला हो गया पहला पास और ये वाला हो गया दूसरा पास। पास में चलते समय बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको जिस पॉइंट से शुरू होना है एंड वहीं पर करना है। जैसे नहीं एक चक्कर का मतलब यही तो हुआ ना कि जिस पॉइंट से चले और घूम करके वहीं पर आ गए, है ना, तो इसको तो एक चक्कर बोलते हैं ना, तो समझ लीजिए एक चक्कर आपको चलना है इसमें। ठीक, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, चक्कर में चलते वक्त दो चीजें और ख्याल रखी जाती है, कौन सी, वो यहां पर छोटा शॉर्टकट तरीके से लिख देते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक, छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस, ऐसा आपने सेल में शो किया होगा। ठीक, तो अगर आप माइनस से प्लस की डायरेक्शन में हैं तो जो E की वैल्यू लिखी जाएगी वो प्लस की लिखी जाएगी। यानी अगर माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो जो E का वैल्यू है वो कौन से साइन के साथ लिखा जाएगा, प्लस साइन के साथ। तो जाहिर सी बात दूसरा इसका उल्टा भी होगा, अगर आप प्लस से माइनस चलेंगे यानी प्लस से माइनस की दिशा में चलेंगे तो यही वाला E माइनस E लिखा जाएगा। बात क्लियर होगी ना, एक तरीका हमने लिखा, दूसरा आपको याद करा दिया। अगली बात कौन सी है, अगली बात ये है कि करंट की दिशा में जब चलेंगे, जैसे मान लीजिए इधर करंट बह रहा है, ठीक, तो करंट की दिशा में चलेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू लिखी जाएगी, जैसे मान लीजिए यहां पर रेजिस्टेंस R है, तो करंट और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू लिखी जाएगी यानी उनका जो प्रोडक्ट लिखा जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। बात क्लियर हो गई ना, ये है इसकी चिन्ह परिपाटी, जैसे पहले नियम की चिन्ह परिपाटी हुआ करती थी। चलो अप्लाई करते हैं, ये एक पास है ये दूसरा पास है, तो पहले पास में ये वाला नियम लगाते हैं। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, पहले पास का नाम बोलेंगे सब, पहले पास का नाम है ए एफ सी बी ए में। यहां से हम ऐसे चले, ए से एफ में, फिर एफ से सी की तरफ गए, सी से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, एक चक्कर हो गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, यहां पर करंट क्या है, आई की जगह करंट बोलो क्या लिखे, I1, क्या लिखे, I1 के साथ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, R1, तो हमने लिखा I1 R1, क्योंकि यहां पर मल्टीपल लिखना है, ठीक है ना, I1 R1। जब हम इधर चल रहे थे तो ध्यान से देखो, तो करंट और रेजिस्टेंस की दिशा में चल रहे थे, तो जब करंट और रेजिस्टेंस की दिशा में चलेंगे तो प्लस के लिखेंगे ना, तो ये वाली वैल्यू प्लस की लिख दी हमने। जब इस लाइन से होते हुए हम इधर की तरफ चले तो यहां पर करंट इधर है पर हम इधर जा रहे हैं, इसका मतलब करंट की उल्टी दिशा में हो गए, और जब करंट की उल्टी दिशा में होंगे तो I2 और R2 की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो माइनस लिखी जाएगी, मतलब I2 R2। उम्मीद करते हैं समझ जरूर आया होगा, बराबर। अब विद्युतवाहक बल लिखना है, विद्युतवाहक बल लिखने का रूल क्या है, माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस लिखा जाएगा और प्लस से माइनस लिखेंगे तो माइनस लिखा जाएगा। तो जब हम ऐसे चल रहे हैं तो माइनस से प्लस ही चले ना, तो माइनस से प्लस चले, इसका मतलब जो E लिखा जाएगा वो प्लस लिखा जाएगा, तो हमने E1 को प्लस मार्क कर दिया। जब इधर से ऐसे घूमे तो यहां जब ऐसे घूमे तो हमने चला प्लस से माइनस, जब प्लस से माइनस चलेंगे तो जो E2 की वैल्यू है वो लिखी जाएगी माइनस की। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, और ये समीकरण 1 है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं दूसरे पास की। दूसरे पास का नाम एक बार बोल दीजिए क्या है, दूसरे पास का नाम है FEDCF। क्या समझ पा रहे हैं, ठीक। अब यहां पर बोलो, यहां पर जो हम ऐसे चले तो करंट की दिशा में I2 R2, तो I2
R2, है ना। और ऐसे आकर के जब इधर घूमे तो ध्यान से देखो, तो करंट ऐसे ही तो बहेगा, और ये वाला जो वास्तव में करंट होगा वो I2 और I1 का सम होगा। मतलब इस I करंट में दो करंट है, I1 और I2। तो हम यहाँ पे करंट की दिशा में, इसलिए हम साइन काहे का लगाएंगे, प्लस का। करंट का नाम है I, चूंकि हमने I माना है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस का नाम है R3। ठीक है, बराबर। अब चूंकि इस वाले परिपथ में एक ही सेल लगा है तो हम यहाँ पर बिना किसी झंझट के E2 लिख देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट I है वो दो करंटों का योग है। क्या लिखें? हम लिखेंगे I2 R2 प्लस I की जो वैल्यू वो I1 प्लस I2 के बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है, और ये गुणा कर रही है किससे? R3 से। क्लियर हो गया ना? चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। I2 R2 प्लस R3 की गुणा I1 से करेंगे तो ये हो जाएगा I1 R3 प्लस I2 R3 बराबर E2। बस कहानी खत्म। ये आ गया समीकरण नंबर 2। बस ये रूल है अप्लाई करने का इस नियम को। ठीक है ना? तो ये था बंद पास का नियम, इसी को वोल्टता नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम? वोल्टता नियम। ठीक है ना? और ये आधारित किस पर है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। पीछे वाला किस पर आधारित था? आवेश संरक्षण पर। ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये चार नियम अब तक आ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं एंड वाले की, जिसका नाम है बायो-सेवर्ट नियम। और एक चीज तो दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार पेपर में ये नहीं आएगा, क्योंकि पिछले सत्र में पूछा गया था अपने डिस्ट्रिक्ट में, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के जो बाहर है उनमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन्नाव वाले जो भी बच्चे हैं, और खास करके अभी चैनल पर उन्नाव के ही बच्चे हैं, तो वो ये नियम ना भी पढ़ के जाए तो भी चलेगा, पर देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना? तो चलो इसे भी देखते हैं और खत्म करते हैं आज की क्लास, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है बायो-सेवर्ट नियम। हालांकि ये दो वैज्ञानिक हैं, तो बायो-सेवर्ट, बायट-सेवर्ट कह देते हैं, बायो-सेवर्ट नियम। अब ये कहां से आया, कैसे आया, इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं। आपको अगर याद होगा, एक वैज्ञानिक था ओर्स्टेड। क्या नाम था? ओर्स्टेड। उसने ये चीज प्रूव करी थी कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, यानी अगर एक ऐसा वायर जिसमें करंट बह रही है, तो वो अपने चारों ओर एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है जो चुंबक के आसपास होती है। यानी चुंबक के आसपास हम सभी जानते हैं, अगर किसी मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक सुई को लेकर के जाते हैं तो हमें दो फोर्स का रिलाइज होता है, एक तो आकर्षण का और दूसरा प्रतिकर्षण का। सेम यही चीज प्रूफ करी 1820 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम ओर्स्टेड था। उन्होंने कहा अगर करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम कंपास रखें तो हमें ठीक वैसी ही हलचल देखने को मिलती है, ठीक वैसा ही विक्षेप देखने को मिलता है जैसा कि कंपास को मैग्नेट के पास रखने पर देखने को मिलता है। मतलब करंट कैरिंग वायर बिहेव करता है ठीक मैग्नेट की तरह। बात क्लियर होगी ना? तो अब करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका चूंकि वो सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस चीज का पता लगाने के लिए कोई तो सामने आएगा। तो उन्हीं के प्रेक्षणों का अध्ययन करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? बायो-सेवर्ट। एक नहीं बल्कि ये दो वैज्ञानिक हैं बायो-सेवर्ट, जिन्होंने करंट कैरिंग वायर को लेकर के उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके मैग्नीट्यूड का पता लगाया, और इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बताए। क्या नियम है? ध्यान से सुनना एकदम। उन्होंने कहा अगर एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है ना, समझ में आ गया सभी को? यानी एक करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट है आई, ठीक। तो इस संपूर्ण तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल होगा, कठिन होगा, क्योंकि इस तार की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल तरीका है कि पूरे वायर की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड ही मत करो, इस पूरे वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, लघु अवयव ले लीजिए, है ना। यानी जो बायो-सेवर्ट नियम है वो कंप्लीट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक तरीका प्रस्तुत करता है, और वो ये है कि करंट, पूरी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो ही मत,
करंट का या करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। मान लेते हैं इस टुकड़े का मैग्नीट्यूड डेल्टा एल है, टोटल लंबाई मान लेते हैं एल रही होगी, तो इस छोटे से सेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है मतलब लंबाई है वो हमने मान लिया कि वो डेल्टा एल है। बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब इस लघु अवयव वाले टुकड़े से यानी लघु अवयव वाले तार से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात पहले ही बता चुके हैं वैज्ञानिक ओर्स्टेड, है ना। और किस दिशा में कितना कहां मैग्नेटिक फील्ड है ये बात भी प्रूफ की जा सकती है। कैसे? तो इसके लिए कुछ नियम है, ध्यान सुनना। एक नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम, वो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाता है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे लिखी जाती है वो भी सुन लीजिए। अगर हम अंगूठे को रखें करंट की दिशा में, अंगूठे को रखें करंट की दिशा में और अंगुलियों को उधर फैलाएं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला सरफेस यानी हथेली के तल के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। या ये कह लें कि अगर हम अंगूठे को करंट की दिशा में रखते हैं और अंगुलियां उधर फैलाते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जिधर ये अंगुलियां चलेंगी यानी अंगुलियां जिधर फिंगर जो करली होंगी बस वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। जैसे अगर मान लो हमें इस वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बतानी है तो करंट की दिशा में अंगूठा रख लिया, अब अंगुलियां ही तो उधर फैला नहीं तो आराम से हमने फैला लिया। अब अंगुलियां किधर घूम रही है तो आप कहेंगे अंदर की तरफ। कहां घूम रही है? अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? अंदर। कहां होगा? अंदर। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फिजिक्स में पढ़ने के लिए हम क्रॉस सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया ना? ये तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर है। बात क्लियर होगी? ठीक। ये तो डायरेक्शन की बात करें, अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। बायो सेवर्ट नियम मैग्नीट्यूड दिखाता है तो अभी मैग्नीट्यूड की बात बाद में कर लेंगे। अगर हम ठीक इधर की बजाय उधर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालना चाहें तो बोलो क्या करेंगे? करंट की दिशा में अंगूठे को रखेंगे, रख लिया। अब उंगलियां उधर रखेंगे क्योंकि हमें उस पॉइंट की तरफ निकालना है, तो उंगलियां उधर रखेंगे। अब ध्यान से उंगलियां अंदर ही चलेंगी क्योंकि अंगुलियां पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते ना, तो उंगलियां अब अंदर घूम रही है ऐसे, अंगुलियां तो ऑलवेज अंदर ही घूमेंगी। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, मतलब यहां से बाहर होगा। यहां से कैसा है? अंदर। यहां से कैसा होगा? बाहर। बाहर मैग्नेटिक फील्ड को लिखने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। यानी यहां पर जो आंसर है वो लंबवत बाहर है। हालांकि ये लिखना नहीं पेपर में, ये तो हमने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा में बता दिया है कि आप चीजों को समझ पाए। इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लंबवत अंदर और यहां पर लंबवत बाहर है। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब बायो सेवर्ट नियम चूंकि मैग्नीट्यूड बताता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा इस छोटे से लघु अवयव से कुछ दूरी पर जाकर के कोई पॉइंट ले लीजिए जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने कहा चलो r दूरी पर जाकर के हमने एक पॉइंट लिया P, r दूरी पर जाकर के एक पॉइंट लिया P। यहां सब जगह मैग्नेटिक फील्ड विद्यमान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें तो P पर मैग्नेटिक फील्ड की पावर को पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का पता लगाना है। तो हमने कहा ये कुछ नहीं है, ऐसे ही बस सिंबल लगा हुआ है। तो इस डेल्टा एल से हमने r दूरी पर एक पॉइंट लिया जिसका जो डिस्टेंस है वो r है और पॉइंट का नाम P है। इस P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने के बायो सेवर्ट ने कुछ नियम बताए। क्या नियम बताए? एक एक करके देख लेते हैं। उन्होंने कहा जो पॉइंट P तुमने मैग्नेटिक फील्ड में माना है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लघु, चूंकि वायर लघु है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी लघु होगा, तो जो लघु मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो हमेशा करंट के समानुपाती होगा, यानी वायर में जो करंट है वो समानुपाती होगा। मतलब ये अगर करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, अगर करंट डाउन करते जाएंगे तो ये वैल्यू डाउन होती जाएगी, ठीक है। चलिए ये तो कहानी हो गई एक पॉइंट नंबर की। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, यानी कि आप तार का जितना छोटा टुकड़ा लेंगे वो उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जितना बड़ा टुकड़ा लेंगे वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो सिंपल मतलब है यार, छोटा चुंबक लेंगे तो छोटी ताकत से लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, पर अगर बड़ा चुंबक है तो बड़ी ताकत से लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बस ये कहानी है ना। तो डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल और ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डेल्टा एल जो लघु अवयव है वो और इस अवयव से वो दूरी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है उसके बीच बने कोण की ज्या के, उसके बीच बने कोण की ज्या के, ज्या बोले तो साइन थीटा, ज्या बोले तो साइन थीटा के भी समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 3 क्लियर हो गया? ये बहुत बढ़िया। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट में उन्होंने ये कहा
कि इस वायर की या इस टुकड़े की वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। बस ये 4 नियम है बायो-सेवर्ट के, इनको मिलाते हैं और नई समीकरण निकालते हैं। डेल्टा बी, ये सिंबल सभी में कॉमन है यार, तो फिर बोलो क्या लिखें, आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। बस यही नियम है वास्तव में। और अब इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉपर कांस्टेंट लिखा जाएगा, जैसा कूलाम्ब लॉ में किया गया था। तो अब इसे लिखते हैं डेल्टा बी बराबर, इसे हटाएंगे तो प्रॉपर कांस्टेंट, इसको के से लिखा जाता है, प्रायोगिक नियतांक है, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वायर की वजह से, है ना। मात्रक इसका होता है टेस्ला, बहुत सारे इसके मात्रक हैं, टेस्ला है, गॉस है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, बहुत सारे मात्रक हैं, जहां के प्रायोगिक नियतांक है, यानी एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, जहां के प्रायोगिक नियतांक है, और इसका अपना मैग्नीट्यूड भी है। कितना मैग्नीट्यूड होता है इसका, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब इसका मात्रक क्या होगा तो यहां से निकाल सकते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं यार, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि निकालना थोड़ा सा या तो लिख रहे हैं अलग से, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, है ना। आप इसका विमा भी लिख सकते हैं, विमा यहां लिख देते हैं, न्यूटन की होती है MLT माइनस 2 और बटे में एम्पियर की स्क्वायर की होती है A स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा MLT माइनस 2 और A माइनस 2। उम्मीद करते हैं सभी को यहां तक जरूर आया होगा, ठीक है ना। तो ये कहानी थी पूरी के की, क्लियर हो गया ना ये। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, इधर बिठाते हैं। ठीक, तो डेल्टा बी बराबर बोलो क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। अब यहां पर जो म्यू नॉट है वो भी जानना बहुत जरूरी, जैसे पीछे एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युशीलता हुआ करता था, अब ये जो म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक, तो जाहिर सी बात इसकी वैल्यू भी होती होगी, बिल्कुल होती है यार। जो म्यू नॉट की वैल्यू है वो ये होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, है ना। अब हमें इसका मात्रक लिखना है, तो मात्रक जो इसका रहेगा वही इसका आ जाएगा, है ना। म्यू नॉट का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। तो इसकी जो विमा होगी वो भी वही होगी जो के की विमा है। क्लियर हुआ ये, बहुत बढ़िया। अब डेल्टा बी को अगर हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि है, तो अगर हम इसका सदिश रूप लिखें तो आ जाएगा डेल्टा बी, वेक्टर डेल्टा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां आर कैप लिखा जाएगा क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म लिखी है, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा वो उसके कई मात्रक हैं, टेस्ला भी है जैसे कि हम यहाँ पे लिखे भी थे, गॉस भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और एक स्टैंडर्ड मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर इनटू मीटर, वो यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूटन बटे एम्पियर इनटू में मीटर। आप चाहो तो इसकी विमा भी लिख सकते हो, यानी डेल्टा बी की या बी की विमा बोलो क्या होगी, तो न्यूटन की होती है MLT माइनस 2 बटे में एम्पियर, एम्पियर की ए होती है और मीटर की एल होती है ना। तो ध्यान से तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा MT माइनस 2 A माइनस 1। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा, और इसी के साथ ये क्लास एंड होती है। और ये महत्वपूर्ण 5 नियम मेरे ख्याल से आप अब कभी नहीं भूलने वाले, है ना, और एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम तक तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही मिलते रहते हैं आपको,
महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें हम हमेशा आपको टॉप 5 क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही फिजिक्स की क्लास आएगी, बायो की क्लास आएगी, केमिस्ट्री की क्लास आएगी, सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ या जहां भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जो कुछ भी है, आप वहां इनको शेयर करते रहिएगा ताकि और लोगों को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।